नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। ऑफिशियल SRFD इंडिया यूट्यूब चैनल के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तीसरा एपिसोड की जो मूलभूत विचारधारा है वो है भारत का इतिहास, जिसे समझना और पढ़ना अति आवश्यक है। ये वो भारत का इतिहास है जो अतीत को वर्तमान तक खींच कर लाता है। आज की हम वीडियो में बात करते हैं भारत के इतिहास की सामान्य जानकारी पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राचीन काल के भारत की, क्योंकि ये प्राचीन काल का भारत वो भारत है जो भारत के इतिहास के प्रमुख हिस्सा मान लो या फिर उसकी जड़ मान लो, जो 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक वर्णित है। ये वही प्राचीन भारत का इतिहास है। ये वही प्राचीन काल का भारत है जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन हुआ है। ये वही सिंधु घाटी की सभ्यता है जिसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, कई प्रमुख स्थलों का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आर्यों का आगमन हुआ। अब चाहे आर्यों के आगमन की बात हो या फिर वैदिक युग के स्थापना की बात हो, कि वैदिक युग कैसे शुभारंभ हुआ, कैसे शुरू हुआ, मगध पर शेषु नाम का राजवंश कैसे आया, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वैशाली के कुंडग्राम में वर्धमान भगवान महावीर का भी जन्म इसी प्राचीन काल भारत का हिस्सा है। बिंबिसार के राज के काल के बारे में बताया गया है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के राज्यकाल के बारे में भी इसी प्राचीन काल के भारत के इतिहास में दर्शाया गया है। मगध वंश में नंद वंश का शासन आया, या फिर सिकंदर, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, ने भारत पर आक्रमण किया हो। आक्रमण से लेकर के उसकी बेबीलोन में हुई मृत्यु तक प्राचीन काल के भारत के इतिहास का हिस्सा ये सभी रहे हैं। प्राचीन काल के इतिहास को इतिहास का प्रमुख हिस्सा कहें या फिर इतिहास की जड़। फिर उसके बाद प्राचीन काल के भारत के बाद फिर शुरू होता है मौर्य राजवंश, जो कि मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। मौर्य राजवंश, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में शुरू किया। फिर उसी को आगे बढ़ाने के लिए उनका पुत्र बिंदुसार आया, और इसी मौर्य वंश में सम्राट अशोक भी आए। इसी मौर्य वंश में ही कलिंग का युद्ध भी हुआ। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त से लेकर के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की मृत्यु उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। उसी पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने नाम से एक शुंग राजवंश स्थापित किया, वो भी 185 ईसा पूर्व में। तो भाई, जब तक उसने शुंग राजवंश स्थापित किया तब तक 175 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के यूनानियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
अब वो आक्रमण किया, तब तक इधर शुंग राजवंश चलता रहा और 73 ईसा पूर्व में ही शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या हो गई और फिर यहीं से कनब राजवंश चला और वो 28 ईसा पूर्व तक चलता रहा। कनब राजवंश चलता रहा, उसी के बीच एक और अहम पॉइंट जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन नरेश विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की और जब तक विक्रमादित्य का शासन रहा और तब तक उत्तर पश्चिम के भारत में तृतीय शाह का शासक अजय प्रथम ने अधिकार कर लिया उत्तर पश्चिम के भारत में। अधिकार हो गया। उन्होंने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की स्थापना की तो कम से कम 50 ईसा पूर्व तक उनका राजवंश चलता रहा। फिर 50 ईसा पूर्व से सातवाहन राजवंश की शुरुआत हुई और वो सातवाहन राजवंश 50 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी तक भारत पर शासन करता रहा। धीरे धीरे 80 ईस्वी में दक्कन पर जो साका वंश का शासक दक्कन पर भी अधिकार हो गया। धीरे धीरे पहले उसने साका वंश ने उत्तर पश्चिम भारत में किया। उत्तर पश्चिम भारत से चलता चलता उसने दक्षिण पर भी अधिकार अपना 80 ईस्वी में कर लिया। अब भाई सबको पता चला कि अब साका वंश धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रहा है। तब तक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने 126 ईस्वी में दक्कन से साका वंश का निर्वासन कर दिया, साका वंश को निकाल दिया। एक 126 ईस्वी में निकाला, तब तक पीछे से 120 ईस्वी में महान कुशन नरेश कनिष्क ने अपना राज्य वंश स्थापित कर दिया। अब इसके बाद शुरुआत होगी तो वो होगी गुप्त काल की। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो बेसिक जानकारी दी है कि प्राचीन काल के भारत के इतिहास के बारे में और फिर मौर्य राजवंश के इतिहास के बारे में, ये दोनों ही इतिहास के प्रमुख हिस्से हैं। यहाँ से हर वर्ष हर परीक्षा में प्रश्न निश्चित आते हैं। धीरे धीरे पूरे भारत के इतिहास की सामान्य जानकारी 9 एपिसोड तक चली है, मतलब 7 एपिसोड बनाने हैं। 2 एपिसोड पिछले हो चुके हैं, तो 9 एपिसोड तक भारत के इतिहास की बेसिक जानकारी होने के बाद हम सभी मिलकर के भारत के इतिहास की पॉइंट बाय पॉइंट उसका अध्ययन करेंगे। और जो भी साथी यूपीएससी का एक प्रश्न आया था, फ़ोन करके एक साथी ने पूछा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सिविल सेवा परीक्षा है, इसके 2 पेपर हैं, जो प्रीलिम्स के 2 पेपर हैं, उनमें अंतर क्या है। मैंने कहा भाई अंतर तो है कि दोनों में 200 का तो काउंटिंग नंबर है और दोनों में ही 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन अंतर इतना है कि पहले पेपर में 100 प्रश्न हैं और दूसरे पेपर में 80 प्रश्न हैं।
और प्रीलिम्स यूपीएससी का वो हिस्सा है जो आपके आगे की रणनीति को तैयार करता है, क्योंकि यूपीएससी में चाहे इतिहास की बात हो, जियोग्राफी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, पॉलिटी की बात हो, इकोनॉमिक्स से लेकर के इंडियन कल्चर की बात हो, इंडियन सोसाइटी की बात हो, इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, टोटल नॉलेज प्रीलिम्स के अंदर में समाहित है। अब मुख्य परीक्षा में 9 पेपर होते हैं, इसकी भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। यूपीएससी की पूरी गणना उसमें समाहित करेंगे उस वीडियो में, तो ज़रूर उस वीडियो को आप लोग देखें और मुझे उम्मीद है कि आपके प्रश्न हम आपको जवाब ज़रूर देंगे और हम आपकी मदद करेंगे। अगर हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं तो हम चाहते हैं कि आप भी हमारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। अभी थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ चीज़ों के लिए, बट धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती जाएगी और हम सभी मिलकर के भारत के सबसे बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी को क्रैक करने की रणनीति तैयार करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो अनलाइक तो कर ही देना अगर नहीं अच्छी लगती है। और कोई अगर रीज़न है पसंद ना आने का तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर अच्छी लगती है तो लोगों तक शेयर ज़रूर करना, विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।